हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू कैन एस्पिरेंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट सेकंड है जीकेएस प्रीलिम्स 2024 सॉल्व क्वेश्चन पेपर का, और इसमें हम 51 to 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिसने भी इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उधर से जाके वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। एंड एक और बात, आप मेरे साथ साथ इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इन 50 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और आप अटेम्प्ट कर सकते थे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। Question number 51. Consider the following statements regarding the legislative powers of the parliament and the state legislature. तो हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले करेक्ट को सर्कल करो। देन पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट डियर ऑफ। यस, पार्लियामेंट की ये अथॉरिटी है कि वो लॉ बनाए इंटायर टेरिटरी के लिए, पूरी इंडिया के लिए, और जहाँ किसको भी पार्ट के लिए। तो हमारा फर्स्ट है राइट स्टेटमेंट। देन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द इंटायर स्टेट के लिए जहाँ एनी पार्ट ऑफ इट है। सेकेंड भी हमारा है करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं तो आप इधर से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। एंड पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इनेक्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है हमारे, ठीक है। तो वो कौन बना सकता है उनके लिए लास्ट, वो हमारी किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। देखो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी, अगर उनकी कोई अब्रॉड में प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारा थर्ड भी स्टेटमेंट है राइट। देन फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। हमारे पास है ना 3 लिस्ट 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। राज्यसभा लेकिन स्टेट लिस्ट से कोई भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए बोल सकती है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में हो और रेजोल्यूशन पास करा हो 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। नो, इसमें टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा बोल दिया। टोटल मेंबरशिप मतलब कि राज्यसभा में कितने हमारे मेंबर्स होते हैं, 250, ठीक है। लेकिन ये ऐसे रेजोल्यूशन नहीं पास होना चाहिए। रेजोल्यूशन कैसे पास होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स उस टाइम पे प्रेजेंट है ना, तो वो वोट करेंगे और उनकी 2/3 मेजोरिटी होगी, तब जाके ये स्टेटमेंट्स राइट होगी। तो हमारी ये है रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने दे दिया टोटल मेंबरशिप। जैसे हमने फोर्थ रॉन्ग करी तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी राइट, सी इज दी राइट आंसर। सो आप इधर से पढ़ सकते हो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 98। पार्लियामेंट की पावर है लास्ट बनाने की, स्टेट लिस्ट में है इस टाइम पे 59 एंड कंकरेंट लिस्ट में है 52, और रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। ये हमारे चल रहे हैं इस टाइम पे पॉलिटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल कैन नॉट अकर इन दी राज्यसभा। यस, मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, लोकसभा में, और इन्होंने बोला है कैन नॉट अकर, नहीं हो सकता है राज्यसभा में। यस, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट। देन राज्यसभा डज नॉट हैव पावर टू अमेंड आर रिजेक्टेड। यस, राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ पावर है रिकमेंडेशंस देने की, वो भी 14 डेज के अंदर अंदर रिकमेंडेशंस देनी है, ठीक है। और उनके पास कोई पावर नहीं है उनको अमेंड करने की मनी बिल को या रिजेक्ट करने की, तो यही बोला इन्होंने, डज नॉट हैव पावर। तो हमारी सेकंड भी क्या है, राइट स्टेटमेंट। देन द प्रोसीजर फॉर मनी बिल इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर ए जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। बोल रहे हैं कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई क्लैश हो जाता है और मनी बिल पास नहीं होता तो जॉइंट सीटिंग होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि मनी बिल के रिगार्डिंग जो मैक्सिमम मोर पावर्स हैं वो लोकसभा के पास है और जॉइंट सीटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हमारा थर्ड क्या है, रॉन्ग। तो कितनी स्टेटमेंट्स हमारी राइट है, इन्होंने पूछा हाउ मैनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट्स हैं हमारी, 1 and 2, 2 स्टेटमेंट्स, ए इज दी राइट आंसर। तो इधर आप पढ़ सकते हो, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। देन मस्ट बी इंट्रोड्यूस, कौन इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर, ठीक है। इसलिए इसको कौन सा बिल बोलते हैं हम, गवर्नमेंट बिल। रिक्वायर्स द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती हैं। देन राज्यसभा कैन नॉट अमेंड आर रिजेक्ट
ठीक है, ए मनी बिल। इट मस्ट रिटर्न, राज्यसभा रिटर्न कर सकती है बिल को विद आर विदाउट रिकमेंडेशन, जो कि लोकसभा मानना भी चाहे तो मान सकती है, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, और राज्यसभा कितने टाइम के लिए डिटेन करके रख सकती है बिल को? मैक्सिमम 14 डेज। बिल को रिक्वायर होती है स्पीकर की सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है अगर उसको राज्यसभा में मनी बिल को सेंड करना है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स असेंट। ठीक है, तो इधर कोई भी प्रोविजन नहीं होता है जॉइंट सीटिंग का। ओके, तो ये हमारा आ गया मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टार्ट एंड अनस्टार्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड। हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें करेक्ट आंसर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन हावर क्या होता है। क्वेश्चन हावर क्या होता है? द फर्स्ट हावर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग, ठीक है, वाज डेडिकेटेड टू मेंबर्स, जो कि मेंबर्स क्या करते हैं? आस्क करते हैं क्वेश्चंस। और इसको कब एस्टेब्लिश करा गया था क्वेश्चन हावर को? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास? स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है? ओरल आंसर प्रोवाइड करना होता है और इसमें हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अनस्टार्ट क्वेश्चंस में हमेशा आंसर होना चाहिए रिटन आंसर, और इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क नहीं होता है। ठीक है, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है? इसका भी आंसर ओरली देना होता है और लेस देन 10 डेज में देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्होंने दिए हैं स्टार्ट क्वेश्चन के बारे में 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, दी रिस्पॉन्स टू स्टार्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली आर रिटन फॉर्म, तो हमें पता है कौन सा होता है? ओरली। तो सेकंड हमारा हो गया गलत। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा राइट। देन अनस्टार्ट क्वेश्चन में इज प्रोवाइडेड ओरली या रिटन फॉर्म। अभी हमने पढ़ा कि अनस्टार्ट क्वेश्चन में होता है रिटन फॉर्म में, तो हमारा थर्ड हो गया रॉन्ग और फोर्थ हो गया हमारा राइट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर स्टार्ट क्वेश्चन, दैट स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं? अलो, तो हमारा फिफ्थ भी आ गया राइट। तो कितने हैं? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना। और ये क्वेश्चंस ना इधर ही नहीं, कोई और भी एग्जाम देगा, क्या पता यूपीएससी में आ जाए इस बार ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी याद रखना कलर कोडेड कैसे होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन का कलर कोड होता है ग्रीन, अनस्टार्ट का होता है वाइट, शॉर्ट नोटिस वालों को होता है लाइट पिंक, और प्राइवेट मेंबर्स का जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या होता है? येलो कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द जूनियर लिस्ट। हमने पढ़ी थी ना अभी 3 लिस्ट होती हैं, तो जूनियर लिस्ट में कौन लास्ट बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें इन्होंने क्या दिए? 4 टैक्स दिए और हमें पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करती है। सबसे पहले ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, नहीं पता है तो आगे बढ़ो। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तो हमें पता है कॉर्पोरेशन टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड तो आ गया, तो जिसमें सेकंड है उसको कट कर दो। ठीक है, देन टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर का कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में। तो एग्रीकल्चर वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि ये आएगा हमारा स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या हो गया? रॉन्ग, तो थर्ड भी नहीं आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड तो खुद व खुद राइट हो गए। अभी हम देखते हैं फोर्थ। तो देखो जितने भी हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है और नॉन एग्रीकल्चर हमारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। देखो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, इसका मतलब नॉन एग्रीकल्चरल है, ये भी हमारी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर भी लिखा था ना अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, तो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी देख लेना आप। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स किस पे होती है? कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की? ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होती है? जो इनकम कहाँ से आती है? सेल ऑफ दी सीड्स की, कुछ सेल कर दी, या सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फॉर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, या फिर ग्रोइंग फ्लावर्स। ठीक है, जब रेंट रिसीव्ड, कोई रेंट रिसीव हो रहा है हमें एग्रीकल्चरल लैंड से, जो ग्रोइंग ऑफ बैम्बो। ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चरल कौन सी हो गई? इनकम फ्रॉम जो पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, ये आ गई हमारी नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, डेयरी फार्मिंग होगी, बी हाइविंग होगी, फिशरी होगी, कटिंग एंड सेलिंग ऑफ टिम्बर ट्रीज। टिम्बर ट्रीज किस में आते हैं? नॉन एग्रीकल्चरल में। बैम्बो किस में होती है? हमारी एग्रीकल्चरल में। ठीक है, या फिर कोई बटर चीज मेकिंग से कोई इनकम आ रही है, या फिर रिसिप्ट फ्रॉम टीवी सीरियल शूट हो रहा है हमारे फार्म हाउस में। ठीक है, तो ये हमारे आगे एग्जाम्पल्स एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और नॉन एग्रीकल्चर पर कौन कलेक्ट करता है टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एग्रीकल्चर पर स्टेट गवर्नमेंट। 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 6th शेड्यूल। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल। उसमें से हमें 6th शेड्यूल्स के
रिगार्डिंग क्वेश्चन आस्क करा है, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट ये पूछा है, ठीक है। तो 6th शेड्यूल हमें पता है क्या किसके साथ डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, और कौन सी 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो कौन कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, इसमें कौन सी है, मिजोरम है। तो ये हमारी होगी रॉन्ग स्टेटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ही है। सेकंड क्या है, ट्राइबल एरियाज इन दी स्टेट्स आर गवर्नड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते हैं, ऐसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करते हैं, देख लो, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। और ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जिसमें क्या होते हैं 30 मेंबर्स होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं 5 ईयर्स के लिए, 4 नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, और ईच ऑटोनोमस रीजन हैज इट्स ओन रीजनल काउंसिल होती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेकंड करेक्ट। कितनी, कौन सी करेक्ट है, बी इज अवर राइट आंसर। तो ये देख लेना कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में कौन कौन से ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। तो 5th शेड्यूल किसके साथ डील करता है, वो करता है शेड्यूल एरियाज के साथ। तो उसमें कौन कौन सी हमारी स्टेट आती है वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी दी है हमें 4 जॉइंटली इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंटली इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर चूजन टू सर्व ऑन दैट कमेटी, मतलब दोनों हाउसेस से मेंबर्स को चूज करा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेज कमेटी में सिर्फ होते हैं लोकसभा से मेंबर, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगी जॉइंटली, ठीक है। देन हमारी होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसमें भी नहीं होते हैं, हमारे लोकसभा में से ही होते हैं। देन एस्टिमेट कमेटी सबसे लार्जेस्ट कमेटी है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और फॉर ऑल फ्रॉम लोकसभा, सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। तो ये भी दोनों हाउसेस से नहीं है। तो कौन सी बची हमारी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसमें कि 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या था, सी, ठीक है। दोनों हाउसेस से मेंबर्स कौन सी कमेटी में होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग। एस्टिमेट कमेटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। ये कमेटी कब सेटअप हुई थी, 1921 में, ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन पे, जॉन मिथाई, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा रीड कर लेना। तो कमेटीज़ को भी आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कमेटीज़ के रिलेटेड पूछा ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ये पॉलिटी का मुझे लगता है कि ऐसे फेवरेट क्वेश्चन बन गया है ये JKPSC और UPSC के लिए। इन्होंने पूछा है, हमें 4 दिए हैं और पूछा करेक्ट सीक्वेंस बताओ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स की, ठीक है। सबसे पहले दिया इन्होंने हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। तो कौन सा रैंक आता है इसका, 9th A, ठीक है। देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहाँ है हमारा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का है 6th पे। देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस नहीं पूछा, इन्होंने पूछा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल है ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सबसे ऊपर किसका रैंक है। सबसे पहले हमारा आएगा स्पीकर। स्पीकर कौन सा, सेकंड। सबसे पहले आएगा हमारा सेकंड, तो इसको हम कट करते हैं। देन हमारा आएंगे जजेस। जजेस कौन से है, थर्ड, सेकंड, थर्ड एक ही में ही है, ए। फिर उसके बाद आएगा हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ए इज अवर राइट आंसर। तो इसको आप ना अच्छे से रीड कर लेना इस आर्डर को। क्वेश्चन नंबर 58 आया हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के रिलेटेड उनके मेंबर्स के नेम, ठीक है। तो कौन कौन थे, BR अम्बेडकर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, KM मुंशी भी थे, और JB कृपलानी नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगर किसी ने नहीं पढ़े होंगे ना इनके मेंबर्स के नाम, तो वो ही नहीं करके आएगा, अदरवाइज सारे करके आते हैं इस क्वेश्चन को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई, उसमें 7 मेंबर्स थे। BR अम्बेडकर सर चेयरमैन थे, देन KM मुंशी भी थे, मोहम्मद सदुल्ला भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, N गोपाल स्वामी, देन BL मित्र क्या हुए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू हेल्थ इशू के, और उनको किसने रिप्लेस करा था, N माधव राव ने। और DP खेतन थे, उनकी डेथ हो गई थी 1948 में, और उनको रिप्लेस करा था TT कृष्णा आचार्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वी। इनके ना मेंबर्स थोड़े थोड़े दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर 59, विद रेफरेंस टू
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसका जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है इन तीनों में से। तो फर्स्ट है हमारी ही शी द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यस, ठीक है। Then she holds office for a period of 5 years or up to the age of 65 years whichever is earlier। लेकिन इन्होंने इधर थोड़ी ट्रिक खेली है क्योंकि इधर इनका 6 ईयर्स होता है, कितना होता है 6 ईयर, ना कि 5 ईयर्स। तो ये हमारी आ गई सेकेंड रॉन्ग। देन थर्ड, her duty is to uphold the constitution of India and laws of parliament, ये तो होगा ही। in the field of financial administration, yes, financial administration में होगा। तो थर्ड भी हमारा राइट, इसका राइट आंसर है हमारा सी। अब आपका होमवर्क ये है कि अब आप मुझे बताओगे हमारे करंट में CAG कौन है इस टाइम पे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 60, कंसीडर द फॉलोइंग कमेटीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव कमेटीज आर रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। इसके रिलेटेड पूछा है। तो हमें पता है बलवंत राय मेहता कमेटी भी थी, अशोक मेहता कमेटी भी थी, LM सिंघवी कमेटी भी थी, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ के ऊपर ऊपर से जाते ही हैं ये, ठीक है। तो लेकिन संथनम कमेटी नहीं थी। 1 2 and 3 कितने पेयर्स, कितनी कमेटीज राइट है, ओनली 3। तो ये पढ़ लेना आप। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, इनके ईयर्स भी लर्न कर लेना। अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, थंगोन कमेटी, गडगिल कमेटी। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पहली कौन सी बनी थी और बाद में कौन सी बनी थी, ठीक है। तो क्या क्या प्रपोज कर रहा था वो भी आप एक बार रीड। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या प्रपोज करा था, 3 टायर, इन्होंने करा था 2 टायर एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देन GVK ने क्या करा था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक प्लानिंग होनी चाहिए और रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए। LM सिंघवी कमेटी ने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिले पंचायती राज को। देन थंगोन कमेटी ने बोला 3 टायर सिस्टम होना चाहिए लेकिन फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए। देन गडगिल कमेटी प्रपोज डायरेक्ट इलेक्शंस एंड टैक्सेशन पावर्स फॉर पंचायती राज। संथनम कमेटी जो थी, वो जो केस संथनम थे वो इन्वॉल्व तो हुए थे कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज इलेक्शन में, लेकिन जो प्राइमरीली वो जाने जाते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, उनका वर्क किस पे था, एंटी करप्शन मेजर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉट डायरेक्टली ऑन दी पंचायती राज सिस्टम। सो सी इज अवर राइट आंसर। Question number 61, which of the following expenditure are listed as the expenditure charged upon the consolidated fund of India। हमारे 3 फंड्स होते हैं, कौन कौन से, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड, ठीक है। तो ये बोले इनमें, इन चारों में से कौन सा जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये हमें दी है पूरी लिस्ट, ठीक है। ये वाले फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो फर्स्ट दिया है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे ना, तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस चार्ज किए जाते हैं इस फंड से, ठीक है। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे हैं राइट। देन थर्ड वो बोल रहे हैं सैलरीज भी, अलाउंसेस भी और पेंशन्स भी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के जजेस के भी। तो देखो इन्होंने लिखा है जो सैलरीज और अलाउंसेस और पेंशन्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो होती ही होती है, लेकिन हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ पेंशन्स होती है, ठीक है। सैलरीज और अलाउंसेस उनके कहाँ से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ना कि इंडिया से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया, हाई कोर्ट। अगर जहां तक दिया होता तो हमारा राइट होता, ठीक है। फिर आ गया हमारा, जैसे हमने थर्ड रैंक किया वैसे हमारे आंसर आ गया ए। ये फोर्थ क्या था, सैलरीज अलाउंसेस और पेंशन्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिर्फ सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं, पेंशन्स नहीं होती हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया ए। तो ये इसको आप पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन किस किस की जो एक्सपेंडिचर्स है वो चार्ज किए जाते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 62, ये मैं मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी में ही डालूंगी इसको, ठीक है। इसको तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करना ही बेटर रहता है। Who made this statement? Because of circumstances that have now come into being, that states have become where it is federal or unitary welfare states from being police states, and the ultimate responsibility as for the economic well-being of the country has become the paramount responsibility of the center. Economic statement ये किसने दी थी, ये हमारी दी थी TT कृष्णमा आचार्य, ठीक है। तो ये सर थे हमारे।
ऐसे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे अगर आप देते हैं राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, और डी जे हमारे ऑड सा पर्सन क्यों दे दिया इधर, तो ये ऐसे आप जा सकते थे कि डी इसका राइट आंसर होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 63, विद रेफरेंस टू सेंसर मोशन, हमें सेंसर मोशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली, ठीक है, तो आपने आता है सेकंड पढ़ो, इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, अगर पास हो रहा है तो फिर क्यों रिजाइन करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ी और स्टेटमेंट है, जैसे इसको हम गलत करा वैसे हमारी बी और सी एलिमिनेट हो गए। देन जहाँ तो फर्स्ट करेक्ट है, जहाँ तो फिर थर्ड करेक्ट है, ठीक है। इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इस अडॉप्शन इन दी लोकसभा, तो देखो अगर आप ऐसे जाते हैं ना कि ओनली वर्ड दिया है तो आप थर्ड तक पहुंच सकते थे, तो इसका राइट आंसर भी डी है, थर्ड करेक्ट है और फर्स्ट क्या है इनकरेक्ट। पढ़ते हैं सेंसर मोशन, मूव टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ द सर्टन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, देन रिक्वायर्स रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन, ठीक है, तो थर्ड हमारा है राइट। देन कैन बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, या फिर कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ना कि ओनली इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, तो हमारा फर्स्ट भी क्या था रॉन्ग। देन इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट नीड टू रिजाइन, ठीक है, अगर पास हो गया है तो रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मस्ट रिजाइन, तो हमारा क्या था सेकंड भी रॉन्ग, हमारा राइट आंसर क्या है डी, डी इज अवर राइट आंसर। तो यहाँ हमारे होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट। अभी हमारे स्टार्ट होते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओगे पॉलिटी के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, डिफिकल्ट लगे चाहे मॉडरेट लगे चाहे इजी लगे, ठीक है। तो 64 क्वेश्चन बिलो मेंशंस आर 4 कंट्रीज दिए हैं हमें हैविंग द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है कि एक कंट्री कितने पीरियड तक अपना इंपोर्ट कर सकती है, ठीक है, इन द वर्ल्ड अक्टूबर 2024, ठीक है। हमें इनको डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। डिक्रीजिंग आर्डर मीन्स सबसे पहले आएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा है और लास्ट में आएगा जिसके पास सबसे कम है। तो क्या लगता है इंडिया के पास सबसे ज़्यादा होगा, जापान के पास सबसे ज़्यादा होगा, चाइना या स्विट्जरलैंड, तो जो ये है हमारा इस लिस्ट। अगर हम फरवरी 2025 की बात करें, यही हमारा अक्टूबर 2024 में भी यही सिनेरियो था, ठीक है। तो पहले हमारा चाइना, देन जापान, चाइना जापान थर्ड सेकंड किस में है, सी में है हमारा, ठीक है। देन है हमारा स्विट्जरलैंड, देन इंडिया, ठीक है। इंडिया हमारा किस पे है, 4th नंबर पे, ठीक है। तो सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अंडर भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये आप पढ़ लेना इसके बारे में, क्यों नीड पड़ी अम्ब्रेला स्कीम की। इन्होंने पूछा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी है, देन दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे भी है, देन चेन्नई नाशरी टनल भी आता है, ठीक है। तो 2 और 3 1 2 और 3 किस किस में हमारे फर्स्ट, अभी देखते हैं 4th और 5th में से एक आता है, तो कौन सा आता है मैं बता देती हूँ आपको, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे आता है, आंवला और लखनऊ एक्सप्रेस वे नहीं आता है भारतमाला परियोजना के अंडर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, अगर आपको आता है तो आता है, अदरवाइज नहीं आता। ये जो डाटा लिया है ये मैंने लिया है PIV से, ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। भारतमाला परियोजना की साइलेंट फीचर्स पढ़ लेना आप। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलप करनी है, इंटर कॉरिडोर फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करनी है, वाटर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स एंड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। देखो बेंगलुरु और मैसूरू एक्सप्रेस वे हमारा भारतमाला परियोजना के अंदर आता है, लेकिन देयर इज नॉट ए स्पेसिफिक आंवला लखनऊ एक्सप्रेस वे डायरेक्टली अंडर भारतमाला परियोजना, ठीक है, तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस अंडर द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर मीन्स अडोलसेंट्स जिनकी की एज 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज है इन अर्बन और रूरल एरियाज, इंक्लूड्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, मैरिड एंड अनमैरिड, पुअर, एफ्लुएंट, वेदर दे आर इन स्कूल और आउट ऑफ स्कूल। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लॉन्च हुई थी 2014, ठीक है। इसका एम क्या है, टू इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंट पॉपुलेशन।
This scheme also focuses on reaching out all adolescents, including lesbian, gay, bisexual, transgender, QA, ठीक है, LGBTQs. Then अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है. तो इस प्रोग्राम के प्राइम एलिमेंट्स क्या क्या है? क्या वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है? यस, ये है, ठीक है. देन स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग एडोलसेंट गर्ल्स, यस, ये भी है, ठीक है. देन पीयर एजुकेटर प्रोग्राम, देन एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स होने चाहिए, ये भी है. जननी सुरक्षा योजना, ये तो अलग से एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये इसके अंडर नहीं आता है, ए फिफ्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ए. एग्जामिनेशन हॉल में आप सोचोगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, लेकिन अगर आपने ये दिमाग लगाया होता ना कि जननी सुरक्षा योजना एक अलग से एक प्रोग्राम है, तो आप जैसे ही फिफ्थ को कट करते वैसे ही 3 के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते और ए तक आप पहुंच सकते थे, ठीक है. तो इसको आप एक बार रीड कर लेना. जितने भी हमारी स्कीम्स होती हैं, जितने प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको एक बार ना गो थ्रू उनसे होके जाया करो एग्जाम देने से पहले. क्वेश्चन नंबर 67, इन दी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लोन कैटेगरीज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. ये तो सभी बच्चों को आता होगा क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है हमारा शिशु, देन किशोर, देन तरुण. बी इज अवर राइट आंसर. लेकिन हमारा जो अभी जूनियर बजट 2025-2026 में एक और कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है, और वो कैटेगरी है हमारी तरुण प्लस, ठीक है. देखो शिशु में लोन कब कहाँ तक ले सकते हैं, कितनी लिमिट है हमारी 50,000, ठीक है. किशोर में है 50,000 टू 5 लाख, देन तरुण में 5 लाख टू 10 लाख. अब न्यू कैटेगरी कौन सी है, तरुण प्लस. अगर तरुण में किसी इंटरप्रेन्योर ने क्या लिया है, हमारा लोन लिया है, और उसने सक्सेसफुली रिपेड कर दिया है प्रीवियस लोन को, तो उसको हम 10 लाख से अप टू 20 लाख तक की भी लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अंडर दी तरुण प्लस कैटेगरी. तरुण प्लस कैटेगरी, ठीक है. तो ये बात भी आप याद रखना, क्या पता अभी यूपीएससी के जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मेंशन्ड इन द यूनियन बजट ऑफ 2024-2025 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ना कि असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, देन सबसे कम कहाँ से आ रहा है. तो देखो ये आ रहा है हमारे बजट से क्वेश्चन, तो बजट से भी 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो बजट को भी एक बार अच्छे से गो थ्रू करना ही करना है. देन तो सबसे कहाँ से हमारा रुपी कम, ये मैंने डायरेक्ट बजट से लिया है ग्राफ, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा हमारा रेवेन्यू आता है बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटी 24%. सेकंड, सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा सेकंड. देन इनकम टैक्स कौन सा है, फोर्थ, देन 22% है. उसके बाद हमारा है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18%. जीएसटी एंड अदर टैक्सेस कहाँ पे हमारा फर्स्ट. देन कॉर्पोरेशन टैक्स 17% थर्ड, ठीक है. तो ये आर्डर कहाँ पे हमारा, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड. बी इज अवर राइट आंसर, ठीक है. तो इसको आप थोड़ा माइंड में रखना. क्या पता अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लें कि रुपी जा कहाँ रहा है, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है. देन सेकंड नंबर पे आता है कहाँ जा रहा है हमारा, इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए. देन थर्ड नंबर पे हमारा जा रहा है सेंटर की जितनी भी सेक्टर स्कीम्स एंड एक्सक्लूडिंग, लेकिन एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, ठीक है. देन फोर्थ नंबर पे हमारा आता है डिफेंस आता है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं, ठीक है. तो अदर एक्सपेंडिचर भी आते हैं. देन फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी जितनी भी मेजर सब्सिडीज हैं, और सिक्स्थ नंबर पे आती है हमारी पेंशन में सबसे कम हमारा रुपये जा रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारा जा रहा है जो स्टेट्स के शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है. सेकेंड नंबर पे जा रहा है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट को. तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना. मैं आपको क्यों एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि बस क्वेश्चंस के आंसर्स बताए और वीडियो डाल दी, नहीं. मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी आप मेरी वीडियोस को देखो और आपको ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है इसको भी देख के आपको कोई भी प्रीलिम्स हो, चाहे यूपीएससी का हो, जेकेपीएससी का, स्टेट पीएससी का हो, आप उसको इजीली क्वालिफाई कर सको. आपको ये देख के उधर कोई ना कोई ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सको और आंसर तक पहुँच सको, ठीक है. तो ताकि मेरा जो मोटिव है ना वो सर्व हो सके, आपकी जो हेल्प करने का मेरा मोटिव है. क्वेश्चन नंबर 69, दी FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिर से उसी से क्वेश्चन है. फ्रेमवर्क मैंडेट्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट
टू लिमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट है उसको लिमिट करना है, और जनरल गवर्नमेंट डेप्ट है कब तक, 31 मार्च 2025 तक। तो लिमिट्स क्या क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट को लिमिट करने के लिए और जनरल गवर्नमेंट डेप्ट को लिमिट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, 40% ऑफ जीडीपी एंड 60% ऑफ जीडीपी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा कब तक करना है, 31 मार्च 2025। क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया है। आर्टिकल 321 of the Constitution lays down that modalities for setting up of the Finance Commission to make recommendations on the distribution of net proceeds of taxes between union and state during the award period। लेकिन इसमें जो आर्टिकल है वही गलत दे दिया है, क्योंकि हमें पता है फाइनेंस कमीशन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, 280 ना कि 380। तो हमारा फर्स्ट हो गया रॉन्ग, और हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट जैसे रॉन्ग हुआ, हमारे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ठीक है, देन 15th फाइनेंस कमीशन मेक इट्स रिकमेंडेशंस फॉर 6-year पीरियड, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2020 से 1 और 2025-2026 तक एंड हो जाएगा। यस, 15th फाइनेंस कमीशन जो कि हमारा अभी चल रहा है, कब कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, नवंबर 2017। और रिकमेंडेशन कितने पीरियड्स के लिए, ये देखो यही है। तो ये है हमारी राइट स्टेटमेंट। देन डॉक्टर अरविंद पनागारिया इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। यस, जो अभी हमारा 16th फाइनेंस कमीशन बना है उसके कौन है हमारे चेयरमैन, अरविंद पनागारिया, जो कि पहले क्या थे, वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। ठीक है, तो ये भी हमारी है राइट स्टेटमेंट। देन द 16th फाइनेंस कमीशन शैल मेक इट्स रिपोर्ट अवेलेबल बाय 31 मार्च 2025। नो, 15th की तो अभी चल रही है, लेकिन 16th ने कब तक रिपोर्ट देनी है, 31 अक्टूबर 2025, ना कि 31 मार्च 2025। तो ये हमारी होगी रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे हमने 4th रॉन्ग करी, हमारा आंसर पहुंच गया डी, डी इज अवर राइट आंसर। तो 5th देखते हैं हम स्टेटमेंट, द 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस वुड कवर द पीरियड ऑफ 5 years कमेंसिंग जो 1 अप्रैल 2026, क्योंकि 31 अप्रैल 2026 को हमारी 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस खत्म होती हैं। तो हमारी 1 अप्रैल 2026 से कौन से कमीशन की स्टार्ट हो जाएंगी, 16th फाइनेंस कमीशन। तो 5th हमारा क्या है, राइट स्टेटमेंट, डी इज अवर राइट आंसर। अभी आपका काम क्या रहेगा कि आप 15th को रहने, तो 16th फाइनेंस कमीशन ने जो जो रिकमेंडेशंस दी हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से रीड करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। देखो फिर से स्कीम से क्वेश्चन है। दी PDMC scheme focuses on enhancing water use efficiency at the farm level through micro irrigation। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, मैंने PIB से ये लिया है। ठीक है, डाटा। तो ये क्या बोल रहे हैं, Scheme focuses on enhancing water use efficiency at farm level through micro irrigation, namely drip and sprinkle irrigation systems। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट है राइट स्टेटमेंट। देन इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। Then it is implemented under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। Yes, Department of Agriculture and Farmers Welfare implemented the centrally sponsored scheme of per drop more crop in the country from the year। इसे ऐसे कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये भी हमारी है राइट स्टेटमेंट। ठीक है, देन फाइनेंशियल असिस्टेंट एट द रेट 55% फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, देन 45% किसके लिए, फॉर अदर फार्मर्स। ठीक है, इट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन अंडर द स्कीम। तो ये भी क्या, 4th भी हमारा है राइट। डायरेक्टली इधर से हम स्टेटमेंट्स बनाई हैं। ठीक है, तो हमारी ऑल की ऑल 4 स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। ठीक है, हमें करेक्ट ही पूछी हैं, लेकिन जो हमारे आंसर की में जो आंसर दिया गया वो हमारा दिया है सी। ठीक है, आई थिंक वो ना गलत आंसर दिया है, क्योंकि जहाँ तो उन्होंने इधर स्पॉन्सर्ड की जगह सेक्टर लिखना था, लेकिन उन्होंने स्पॉन्सर्ड यहाँ तो मैंने पूरा आपको डाटा ही शो कर दिया। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा है डी। ठीक है, डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ये भी हमारे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। तो देखो जो RTGS हमारे होते हैं बिजनेसमैन के लिए, जिनको कि रियल टाइम पे
क्या करनी होती है, ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, ताकि फास्ट ट्रांजैक्शंस हो सके, ठीक है। और इसके लिए ही क्या होती है, मिनिमम 2 लाख तो रुपये ट्रांसफर होना ही चाहिए, उससे मिनिमम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है राइट स्टेटमेंट, ठीक है। इन्होंने लिखा है देयर इज 2 लाख मिनिमम फॉर लिमिट एनईएफटी, एनईएफटी के लिए नहीं है, आरटीजीएस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हमारा क्या है, रॉन्ग। देन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें ट्रांसैक्शन कैसे होती है, बैचेस में होती है, ठीक है। हर आधे घंटे के बाद क्या होती है, ट्रांसैक्शन होती है, बैंक ट्रांसैक्शन करता है, लेकिन रियल टाइम में क्या होती है, उसी टाइम पे ट्रांसैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, करेक्ट। और इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है एनईएफटी में, लेकिन ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो लिमिट ऑफ आरटीजीएस, आरटीजीएस में मैंने अभी बोला 2 लाख है, ये भी गलत है। और एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं होती, इन्होंने बोला 2 लाख। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हमारी 2, बी इज अवर राइट आंसर। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट कोई लिमिट नहीं होती है एनईएफटी में, आरटीजीएस में होती है 2 लाख मिनिमम, ठीक है। सेटलमेंट टाइम बैचेस में होता है, इसमें रियल टाइम सेटलमेंट होती है। ट्रांजैक्शन स्पीड इसमें बैचेस में होती है और इसमें फास्ट होती है, ठीक है। देन आप पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंडर, ठीक है। कौन सी स्कीम पूछी हमें, लेकिन अर्बन वाली, ठीक है। तो लो इनकम ग्रुप के लिए क्या है, देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। तो देखो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका मेन एम क्या है, कंस्ट्रक्ट 1 करोड़ हाउसेज फॉर अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 10 लाख करोड़, और गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी होगी, 2.30 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, इसमें जो ईडब्ल्यूएस हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए होनी चाहिए 3 लाख, कितनी होनी चाहिए, 3 लाख, और इन्होंने बोला कि 3 लाख टू 6 लाख, लेकिन ये हमारी आ गई रॉन्ग स्टेटमेंट। देन एलआईजी, एलआईजी मीन्स लो इनकम ग्रुप के लिए क्या है, 3 लाख टू 6 लाख, 3 लाख टू 6 लाख, इन्होंने बोला सिर्फ 3 लाख, ये भी हमारी आ गई रॉन्ग स्टेटमेंट। देन मिडिल इनकम ग्रुप के लिए कितनी है, 6 लाख टू 9 लाख, 6 लाख टू 9 लाख, इन्होंने दे दिया 12 लाख, ये भी हमारी आ गई रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारी तीनों की तीनों क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो हमें पूछी भी इन्होंने क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी, तभी मैंने पूछा ना करेक्ट और इनकरेक्ट, तभी मैंने बोला ना कि करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर क्या करना होता है, सर्कल, ठीक है। तो तीनों की तीनों हमारी क्या है, इनकरेक्ट। अगर इधर होता ना एक ऑप्शन नन और एक ये, आप नन को लगा के आते क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। तो डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें स्टेट्स दिए हैं, विच ऑफ द अबव स्टेट्स आर कवर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रबोध्य प्लान एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2024। प्रबोध्य क्या होता है, ईस्ट वाली जो स्टेट्स हैं उनका डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट इसके अंडर आती है, सेम क्वेश्चन हमारा आया था यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्जाम जो कि कंडक्ट हुआ था हमारा फरवरी में, ठीक है। तो अगर वो वाला एग्जाम किसी ने दिया होता ना, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बस सिक्किम नहीं आती, आपको क्या पता, सिक्किम को भी लगा के आ जाते, ठीक है। देन असम भी नहीं आती है इसमें, ठीक है। वेस्ट बंगाल आती है, आंध्र प्रदेश आती है, बिहार आती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं आती, उड़ीसा आती है, ठीक है। 1 2 4 और 1 2 4 एंड 7th, ठीक है। वी इज अवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपने इसको पढ़ा होता, स्टेट्स को लर्न करा होता, अदरवाइज फिर डिफिकल्टी है। क्वेश्चन नंबर 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, हमारे 6 मेंबर्स होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और 3 हमारे आरबीआई की तरफ से होते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट्स पूछी और हमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट। द आरबीआई गवर्नर हैज टू वोट बोथ इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड इन केस ऑफ टाई। यस, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनमें उनको पहले तो 6 के 6 मेंबर्स क्या करते हैं, वोट देते हैं, लेकिन अगर टाई अप हो गया कि 3 वोट फेवर में आ गए और 3 वोट कहाँ चले गए, अनफेवर में, तो उस टाइम पे हमारे आरबीआई गवर्नर टाई हो गया, टाई के टाइम पे भी वोट डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी है राइट स्टेटमेंट। देन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज टू मीट 3 टाइम्स ए ईयर, 3 टाइम्स नहीं मीट करना होता, उनको एटलीस्ट 4 टाइम्स मीट करना ही होता है। सेकंड क्या हमारी रॉन्ग, राइट आंसर ही ए। मॉनेटरी पॉलिसी से ना हर सेकंड ईयर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है।
Question number 76. Quotas are the building block of international monetary funds, financial and governance structure. An individual member country का कोटा broadly reflects its relative position in the world की इकोनॉमी में क्या पोजीशन है उस कंट्री की, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करता है, कोटा कितना है IMF के फाइनेंशियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है, उस कंट्री का। तो इन द अबव कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर यूज्ड टू कैलकुलेट कोटा, कौन कौन सा पैरामीटर इनमें से यूज करा जाता है कोटा को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले है जीडीपी, यस जीडीपी को भी करा जाता है। देन डिग्री ऑफ ओपननेस, वो कंट्री कितनी ओपन है, ठीक है, ये भी है। देन इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी भी है इसमें, ठीक है, और इंटरनेशनल रिजर्व्स भी हैं, ठीक है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको और नहीं लग रहा, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि उस कंट्री में कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया का कोटा सबसे मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो थर्ड नहीं है। जैसे हमने थर्ड को एलिमिनेट करा, हमारा आंसर आ गया बी इज अवर राइट आंसर। तो हमारे अभी इकोनॉमिक के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप बताना कि इकोनॉमिक कैसी रही आपकी, मॉडरेट या फिर ईजी थी या फिर डिफिकल्ट थी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 77, ये आगे हमारी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। इन्वेजिव स्पीसीज कैन आउट कम्पीट नेटिव स्पीसीज, ठीक है। नेटिव स्पीसीज कौन सी होती है, जो उसी कंट्री की उसी प्लेस में ग्रो करती हैं, और इन्वेजिव स्पीसीज को क्या होती हैं, जो हम अदर कंट्री से अपनी नेटिव कंट्री में ग्रो करवाते हैं, ठीक है, जो करते हैं। इन्वेजिव क्या आउट कम्पीट करती है नेटिव स्पीसीज के साथ, ये करती हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट। देन इन्वेजिव स्पीसीज जो कि फॉरेन स्पीसीज होती हैं आर ऑलवेज हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, नो ऑलवेज हार्मफुल नहीं होती हैं। कुछ कुछ जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं, तो क्योंकि ऑलवेज तो आपको पता है ऐसे भी आड वर्ड होता है। सेकंड हमारी आ गई रॉन्ग, तो वो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप इसको रीड कर लेना। देखो जैसे हनी वी है ना, ये नेटिव नहीं है नॉर्थ अमेरिका की, फिर भी हनी वी सा क्रुशियल फॉर पॉलिनेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। देन जैसे हमारा हो गया इंडिया में जैसे यूकैलिप्टस है प्लांट, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये इंडिया के नेटिव नहीं है, ये हमारे इंडिया के लिए क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है, लेकिन फिर भी ये हेल्प करती है किसके लिए, यूज फॉर टिम्बर के लिए यूज करा जाता है, पेपर के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इन्वेजिव स्पीसीज हमेशा हार्मफुल होती है, हार्मफुल होती हैं लेकिन कभी कभी क्या होती हैं, बेनिफिशियल भी होती हैं। जैसे हार्मफुल कौन सी होती है, जैसे वाटर हायासिंथ है, इसको टेरर ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल का टेरर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्वेटिक प्लांट क्लॉक्स वाटरवेज डिप्लीट करता है उनकी ऑक्सीजन और डिस्टर्ब करता है एक्वेटिक लाइफ को। जैसे फॉर एग्जांपल लैंटाना है, ये फास्ट स्प्रेडिंग श्रब है दैट आउट कम्पीट नेटिव वेजिटेशन, रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस करती है अफेक्ट एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 78, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी डील्स विद किसके साथ, आपको पता है डेंड्रो मीन्स ट्री की रिंग, ठीक है, वी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी इसका क्या मतलब होता है, सब फील्ड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी की ही, दैट स्टडीज पास्ट का क्लाइमेट वेरिएशन बाय एनालाइजिंग ट्री रिंग के फीचर्स को, लाइक उसकी विड्थ कितनी है, डेंसिटी कितनी है, आइसोटोपिक कंपोजिशन कितना है, टू अंडरस्टैंड हाउ क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड ट्री ग्रोथ, ठीक है। तो ये आगे फर्स्ट ईयर की ग्रोथ, रेनी सीजन में कैसी ग्रोथ होती है, ठीक है, ड्राई सीजन में कैसी होती है, तो ये इसको आप देख लेना। देखो ये जो डार्क कलर का ना, डार्क कलर कब होता है, लेट समर या फॉल ग्रोथ में, ठीक है, और ये जो लाइट कलर का ये कब होता है, स्प्रिंग अर्ली समर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लियर, पहले कौन सा था आया, फिर लास्ट में कौन सा रिसेंटली कौन सा लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट हंगुल ये कब लॉन्च करा गया था, 1970s में, ठीक है, जो हमारा JNK यूटी का क्या है, स्टेट एनिमल, ठीक है, इसको रेड डियर भी बोलते हैं। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये तो आपको आना चाहिए, 1992 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ था हमारा, 2009 में, जे लद्दाख का क्या है, स्टेट एनिमल है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट टाइगर तो सबको पता है कब हुआ था लॉन्च, 1972 या 3 में, ठीक है। फर्स्ट हमारा आएगा फर्स्ट आ गया, देन उसके बाद आएगा फोर्थ, देन सेकंड एंड देन हमारा आ गया थर्ड, बी इज एवर राइट आंसर। ईयर कहते हैं ना, ईयर से ही क्वेश्चन पूछना है। एक्ट
और ईयर ऑफ इनेक्टमेंट ये तो पता ही होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब है? 1972, फर्स्ट विद फोर्थ। देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब है? 1986 का, टू विद सेकेंड ही है। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है हमारा 2002 का, थर्ड। ठीक है, तो ए हमारा आगे राइट आंसर। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब है हमारा? 1974, फोर्थ विद फर्स्ट, ए जब राइट आंसर। ठीक है, तो जितने भी ईयर्स हैं ना, चाहे जो एक्ट बने हैं, चाहे हमारा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इनको आप ना थोड़ा थोड़ा माइंड में रखा करो, क्योंकि प्रीलिम्स में तो यही फैक्ट्स आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस कवर अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च हुई थी 2008 में, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइल प्रमोटिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज। इट कंसिस्ट ऑफ 8 कोर मिशंस। कौन कौन सा? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इधर हैबिटेट था। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो देखो सोलर मिशन भी है हमारा, देन नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया भी है, देन हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट भी है, लेकिन ना ही हमारा नेशनल बायोफ्यूल मिशन है, ना ही हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर आपको नहीं आता है, अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया एलिमिनेट कर सको तो आंसर तक पहुंच भी सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे इंडिया में कितनी? सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, अभी मार्च 2025 की बात करूं तो हमारी कितनी है? 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें से 35 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। और इन्होंने हमें पूछा है नेचुरल साइट्स, तो कौन कौन सी है हमारी? ये है हमारी 7। काजीरंगा नेशनल पार्क है, देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और वेस्टर्न घाट्स भी हैं। बाकी आप पढ़ लो। क्योलैद्यो गाना नेशनल पार्क राजस्थान का भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड का, सुंदरवंस भी है वेस्ट बंगाल के, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया भी है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन रन ऑफ कच्छ नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1 सेकंड एंड फोर्थ, बी इज अवर राइट आंसर। मिक्स्ड साइट कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क एक ही साइट है। ठीक है, और 35 अब आप कल्चरल साइट को एक बार रीड करोगे खुद। क्वेश्चन नंबर 83, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हैं और पूछिए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द एक्सटिंक्शन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज कैन लीड टू इकोसिस्टम कोलैप्स। यस, कीस्टोन स्पीसीज हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल स्पीसीज होती हैं। जैसे कि कोई भी हमारी फूड चेन है, उसका टॉप प्रेडेटर कौन होता है? जैसे स्नो लेपर्ड है, वो क्या हमारी आगे? कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, अगर वो खत्म हो जाए तो हमारे इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, देन क्लाइमेट, ये हमारी क्या है? करेक्ट। देन क्लाइमेट चेंज इज द सोलली ए फ्यूचर कंसर्न एंड हैज नो करंट इफेक्ट्स। नो, यही नहीं हो सकती, और भी बड़े हमारे फ्यूचर कंसर्न्स हैं। सेकंड हमारी आएगी रॉन्ग। देन प्रोटेक्टेड एरियाज आर एसेंशियल फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। जैसे हमारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं एरिया तो बायोडाइवर्सिटी हमारी कंजर्व हो रही है। 3 क्या है हमारी? राइट। देन ओजोन डिप्लीशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। नो, याद रखना हमेशा, ओजोन डिप्लीशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, इटसेल्फ नॉट ए प्राइमरी काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, रेदर जो गैसेस होती हैं जो डिप्लीट करती हैं ओजोन लेयर को और एंड दियर रिप्लेसमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारी आ गई रॉन्ग। हमारी है 1 and 3 इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। यस, क्लाइमेट चेंज नेचुरल फैक्टर से भी हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड फैक्टर से भी हो रहा है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट। देन एमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज लंग्स ऑफ द अर्थ। यस, ठीक है, अब एमेजॉन रेन फॉरेस्ट हमारे कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अब आपका क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओगे कि साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज में अमेजोन रेन फॉरेस्ट स्प्रेड हुए हैं। ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखती हूँ कि यहाँ तक वीडियो मेरी कौन कौन देख रहा है। ठीक है, अच्छा। देन
करंट एक्सटेंशन रेट आर कंपेरेबल टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रेट्स। देखो करंट, इस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये कि करंट में जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जो खत्म हो रही हैं, उनका जो रेट है वो कंपैरेटिबल है किसके, जो हमारी हिस्ट्री में मतलब पास्ट में जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही थी। लेकिन ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जो बैकग्राउंड में एक्सटिंक्शन रेट था वो कितना था, अराउंड 1 स्पीसीज पर एवरी 1 मिलियन स्पीसीज पर ईयर, ठीक है, 1 स्पीसीज, ठीक है। लेकिन जो हमारा करंट में एक्सटिंक्शन रेट है वो कितना है, 1000 to 10,000 टाइम्स हायर देन नेचुरल बैकग्राउंड रेट। तो क्या क्या कंपेरेबल है, नो, ठीक है। तो देन अर्बनाइजेशन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी, यस, अर्बनाइजेशन हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो कितने स्टेटमेंट्स हमारी राइट है, 1, 2 and 4, डी इज अवर राइट आंसर, ठीक, इसको आप एक बार रीड कर लेना। स्टेटमेंट्स दिए हमें, पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। नो, स्टेनोथर्मल वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ओनली टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ना कि वाइड रेंज, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग। ह्यूमंस आर कंसिडर्ड स्टेनोथर्मल, नो, हमारे स्टेनोथर्मल कौन से होते हैं, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। लेकिन जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या करते हैं, टॉलरेट। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरीथर्मल, ठीक है। तो हमारे ह्यूमंस क्या है, यूरीथर्मल, ना कि स्टेनोथर्मल, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है स्टेटमेंट रॉन्ग, डी इज अवर राइट आंसर। नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब आप याद रखोगे स्टेनोथर्मल मीन्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यूरीथर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ह्यूमंस क्या हमारे यूरीथर्मल है, और स्टेनोथर्मल की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स दैट आर अडेप्टेड टू स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। 86 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूट्रिफिकेशन ऑफ द लेक। यूट्रिफिकेशन ऑफ द लेक कौन क्या प्रोसेस होती है, इट इज द प्रोसेस वेयर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, नाइट्रोजन इनरिच द वाटर, ठीक है, वाटर में चले जाते हैं एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, और उसमें एल्गल ब्लूम होता है, ऑक्सीजन डिप्लीट होता है, और पोटेंशियल हार्म होता है इकोसिस्टम को। उसको क्या बोलते हैं हमारे, यूट्रिफिकेशन, ठीक है। तो यूट्रिफिकेशन जो है ये एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है और ये नेचुरली नहीं होती है, लेकिन ये इसके नेचुरली भी हो सकती है और ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकती है। नेचुरली कैसे हो सकती है, जब लेक की एज ज़्यादा हो जाए और उसमें नेचुरली एक्युमुलेट होते जाए न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स और सराउंडिंग लैंड से, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे होती है, जैसे एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, इंडस्ट्रियल बेस्ड, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रिएंट को ओवरलोड करने में, और उससे क्या हो जाती है यूट्रिफिकेशन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हो गया रॉन्ग, क्योंकि ये बोल रहे हैं नेचुरली नहीं होता है। देन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट आर द मेन कंटेमिनेंट्स फॉर यूट्रिफिकेशन, यस, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है। सेकंड है हमारी करेक्ट कौन सी है, बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, असर्शन एंड रीजन, करेक्ट आंसर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स आर कंसिडर्ड ग्रीन हाउस गैसेज, यस, ठीक है। देन ग्रीन हाउस गैसेज अब्सॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड ट्रांसपेरेंट टू लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, नो, ये हमारा है रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस ये हमारी यहाँ द अर्थ, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में है ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। जो सन से रेडिएशंस आती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट। वेवलेंथ मीन्स क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है क्रस्ट, ये ट्रफ, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ, ठीक है। तो जो सन से अर्थ तक आती है उनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है, और जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे इसकी है ना वेवलेंथ हाई, ठीक है, तो उनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन सी गैसेस को ऑब्जर्व करती हैं, रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को, कौन सी, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को। तो इन्होंने बोला शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग, जैसे इसको हमने रॉन्ग करा वैसे हमारा सी हो गया राइट आंसर। ए इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। Question number 88, consider the following statements regarding the productivity of the ecosystem. ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, नो, कंज्यूमर्स नहीं होता। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना
ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या रेट है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारी आ गई रॉन्ग स्टेटमेंट। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी है राइट स्टेटमेंट। देन ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स, ये है हमारे कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आता है, इसमें वो वाला ऑर्गेनिक मैटर होता है जो रेस्पिरेशन और मेंटेनेंस की एनर्जी को छोड़ के जो बायोमास बच जाता है। सो बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। Buckyballs, also known as fluorines, are fascinating carbon molecules that resemble saucer walls. Yes, ये है हमारे buckyballs जिसमें कि ये कार्बन के एटम्स लगे होते हैं। ये क्या है, कार्बन एटम, और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड, कुछ की शेप होती है हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइड्स, और किसी की शेप कैसी होती है, पेंटागोन, पेंटागोन में 5 साइड्स, ठीक है। तो ये हमारा है राइट स्टेटमेंट। देन फ्लाई ऐश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट कंटेन बक्कीबाल्स, बट ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जहाँ पे फ्लाई ऐश में जो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है उसमें बक्कीबाल्स हों, ठीक है। तो हमारे ये राइट रॉन्ग स्टेटमेंट, सी इज अवर राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ सोलर स्टॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जो सोलर स्टॉर्म्स आता है सन से, उसके क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ग्रिड डिस्ट्रप्शन हो जाती है, एयरलाइन पैसेंजर रेडिएशन खराब होती है, सेलो डिस्ट्रप्शन होती है, रेडार में इंटरफेरेंस होती है, जीपीएस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, रेडियो वेव डिस्टर्बेंस होती है। तो देखो, डिस्ट्रप्शन ऑफ जीपीएस नेविगेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यस। डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ग्रिड्स, ठीक है, ये भी होती है। इंटेंस अरोरास आते हैं, इंटेंस अरोरास भी आते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द अर्थ। लेकिन सुनामी से एट इक्वेटोरियल रीजन ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1, 2 एंड 4, डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, यूजर ओनरशिप एंड कंट्रोल, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेब 3.0 के, देखो वेब 3.0 है तो सेंट्रलाइज्ड तो प्लेटफॉर्म नहीं होगा। सेकंड को जैसे हमने इनकरेक्ट किया, हमारा राइट आंसर आ गया 1, 3 एंड 4। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन भी है, यूजर ओनरशिप एंड कंट्रोल भी है, इंटरऑपरेबिलिटी भी है। ये आप पढ़ लेना कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई एंड मशीन लर्निंग, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजर डाटा कंट्रोल, सिमेटिक वेब, टोकनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, इंटरऑपरेबिलिटी, इन्हांस सिक्योरिटी, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना। 92, यूरिया गोल्ड इज ए मिक्सचर ऑफ, सबसे पहले अगर यूरिया गोल्ड है लेकिन इसमें गोल्ड नहीं होता है, ठीक है, तो ये होता है सल्फर का, हमेशा याद रखना सल्फर का कंपोनेंट होता है। तो सी इज अवर राइट आंसर। यूरिया गोल्ड क्या है, यूरिया विद सल्फर, यूरिया मीन्स नाइट्रोजन, जिसमें 37% नाइट्रोजन होता है, 17% क्या होता है, सल्फर। ये हमारे साइंस एंड टेक से क्वेश्चन, ठीक है। 93, आइडेंटिफाइड द करेक्ट में साल्ट दिया और उनका फार्मूला पूछा है, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या फार्मूला होता है, Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। जिप्सम CaSO4, ट्वाइस मालिक्यूल्स ऑफ वाटर ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, हाफ मालिक्यूल ऑफ वाटर, ही हम सारे 10th में पढ़ते थे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑल दी 4 मैचेस, करेक्ट आंसर ही पूछा था। ये बेसिक साइंस से क्वेश्चन है। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। रिगार्डिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इंडेक्सेस से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक कितनी थी, 39। इंडिया रैंक 39 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, ठीक है। टॉप किसने करा था, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड मेंटेन्स इज पोजीशन एज द ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सिंगापुर बोर्ड है सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन सिंगापुर, स्वीडन है सेकंड पे, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स और फोर्थ है सिंगापुर। तो हमारी फोर्थ आ गई रैंक, फोर्थ ऐसी रैंक हुई, ए हमारा आ गया राइट आंसर, ठीक है। थर्ड भी क्या है हमारी राइट स्टेटमेंट, इंडिया सिक्योर्ड दी टॉप पोजीशन अमंग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में टॉप पोजीशन पे कौन है, इंडिया, ठीक है। इंडिया लीड्स अमंग दी 30 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमिक्स एंड रैंक्स फर्स्ट अमंग दी 10 इकोनॉमिक्स इन सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए
ए इज अवर राइट आंसर। सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन है, सिकल सेल डिजीज क्या होती है, इसमें जो हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है, सिकल आर क्रिसेंट शेप, मतलब ऐसी हो जाती है, ठीक है शेप, तो रेदर देन नॉर्मल राउंड शेप। ऐसे हमारी आरबीसी की कौन सी शेप होती है, राउंड, ठीक है। तो कैसे होता है, जेनेटिक म्यूटेशन से, यस इट इज काज ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, इट अफेक्ट्स द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड मेक द इनएबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकता फिर आरबीसी सेल, ठीक है। तो ये भी हमारी है राइट स्टेटमेंट। इसको कैसे ट्रीट करा जाता है, बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, यस इसको बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से ट्रीट करा जाता है। फिर सिकल सेल डिजीज काज द बॉडी टू मेक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल नहीं होता है इसमें, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, ठीक है। ये हमारी ये रॉन्ग स्टेटमेंट। तो करेक्ट नहीं पूछा, हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है, तो इनकरेक्ट कौन सी है, फोर्थ, डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। आप ये करेक्ट के चक्कर में पड़ जाते हो तो क्या पता आप सी को आंसर लगा के आ जाते। क्वेश्चन नंबर 96, ब्लेचली डिक्लेरेशन 2023 वाज साइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अमंग अदर्स, हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम, यस यूनाइटेड किंगडम हमारा है, ठीक है। देन चाइना भी है हमारा, ठीक है। देन रशिया, रशिया आपको नहीं आएगा इसमें नजर, ठीक है। और साउथ कोरिया, लेकिन साउथ कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया को ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगर लेके चले तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर होना था, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर इन्होंने दिया है वो दिया है 1st एंड 4th, सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। लेकिन आपको ये कंट्रीज का ना थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, एज पर जम्मू एंड कश्मीर बजट 2024-2025 अराउंड हाउ मेनी मेगावाट rooftop solar power plant are planned to be installed on government buildings by the science and technology department। ये हमारा है JN के स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो कितने मेगावाट बोला है, 4 मेगावाट, डी इज अवर राइट आंसर। Question number 98, which of the following infection does not spread through direct contact or close proximity with the infected person, ठीक है। Select the most appropriate option from the options given below। मंकी पॉक्स, देखो मंकी पॉक्स तो क्लोज कंटैक्ट से स्प्रेड होता है, ठीक है। देन इन्होंने पूछा नहीं होता है, ये हमारा है रॉन्ग आंसर। देन कोविड-19 भी हमें पता है ये तो होता ही था डायरेक्ट कंटैक्ट से, तो ये भी हमारा नहीं आएगा आंसर। देन इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन, ये भी हमारा ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो जाता है और इन्फेक्टेड पर्सन के कफ या स्नीज उनके डायरेक्ट कंटैक्ट में आने से भी होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा है रॉन्ग, क्योंकि हमें पूछा डज नॉट स्प्रेड, तो चिकनगुनिया स्प्रेड नहीं होता है, डी हमारा है राइट आंसर, क्योंकि चिकनगुनिया डायरेक्ट कंटैक्ट में आने से स्प्रेड नहीं होता है, ये होता है स्प्रेड अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है, वो हमें वाइट कर ले तब, ठीक है। इसमें हमारे एक इंटरमीडिएटरी होता है, कौन, मॉस्किटो, ठीक है। तो डी इज अवर राइट आंसर। 99 क्वेश्चन, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2024 अवॉर्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ये किसके लिए दिया गया था, ये फिजिक्स वाले बच्चों को तो अच्छे से आता था ये क्वेश्चन, ठीक है, जिनका ऑप्शनल फिजिक्स होगा। तो इसका राइट आंसर था डी, फाउंडेशनल वर्क इन मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। किस किस को मिला था, जॉन जे होपफील्ड एंड जेफरी ई हिल्टन, ठीक है। ही फॉर फाउंडेशन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, 2024। अब आप जो नोबेल प्राइज 2025 वाले होंगे ना, उनको अच्छे से देखना कौन किसको मिल रहा है। इस बार फिजिक्स का पूछा, क्या बता, केमिस्ट्री का पूछ ले, इकोनॉमिक्स का पूछ लें, ठीक है। तो डी इज अवर राइट आंसर। 100, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज वाइडली यूज्ड टू मेक क्वांटम डॉट्स, को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल वाइडली यूज करा जाता है फॉर बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था वी, कैडमियम सेलिनाइड। देखो ऐसे भी अगर आप देखते हैं ना, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, ये ऐसे मिलते जुलते हैं। इसमें आर कौन सा लग रहा था, ये तो इसको लगा के आते हैं ना, मैंने तो यही करा था, इसको लगा के आ गई थी, ये मेरा करेक्ट हो गया था, ठीक है। तो फॉर बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए क्वांटम डॉट को कंपोज किया जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से, लाइक कैडमियम सेलिनाइड, कैडमियम टेलुराइड या कैडमियम सल्फाइड, ऑफन कोटेड विद जिंक सल्फाइड शेल फॉर स्टेबिलिटी एंड बायोकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो एप्लीकेशंस क्या है क्वांटम डॉट्स की, बायोइमेजिंग, बायोसेंसिंग, इम्यूनो एसे, ड्रग डिलीवरी, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसीजेज, क्लिनिकल एप्लीकेशंस।
सो यहाँ पर हमारे होते हैं 100 के 100 जेकेएस प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, तो आप मुझे अभी बताओगे कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और वीडियोस में डालूं। आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। ठीक है, मुझे तो ये पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में मैं डाल सकती हूँ इसको। ठीक है, और आपकी कोई सुजेशन होगी मैं इन वीडियोस में और क्या ऐड करूं, या कोई भी इस पर इन वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करूं, उसके लिए भी आप सुजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड साथ ही साथ मैंने जो जेकेएस प्रीवियस ईयर वीडियोस 2021, 2022, 2023 वो डाली, उनको भी आप जाके वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा। यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने फुली सॉल्व करा है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी बीपीएससी के भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, और पॉलिटी के मैंने 3 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर वो तीनों वीडियोस आप देख के चले जाओगे ना, तो एक या 2 क्वेश्चन तो आपको पेपरों में आ ही जाएगा पॉलिटी का उसके रिलेटेड। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी आप वॉच कर लें। और अगर आप ये है पार्ट सेकंड, अगर पार्ट फर्स्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड जिन बच्चों का भी जेकेएस मेंस है वो प्रेपरेशन करो, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और जिन बच्चों का अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो दोबारा से मेहनत करो, कभी ना कभी एक ना एक दिन हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये पेपर कोई हमारी लाइफ नहीं है, बस जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हो। सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।